स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल अतुल अकादमी और आपके मोबाइल ऐप अतुल अकादमी बाय डॉक्टर सुनील बिस्ला पर। मित्रों, हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे जन्म लिया? हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वरूप क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे फलीभूत हुआ? हिंदी साहित्य के इतिहास को जानने के लिए कैसे भारतीय विद्वानों के साथ साथ पाश्चात्य विद्वानों ने अपनी जद्दोजहद लगाई? हिंदी साहित्य के इतिहास को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या हिंदी की केवल रचनाओं का विश्लेषण होता है? क्या केवल रचनाओं व कवियों की ही वृत्तियों को समझा जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास में इतिहास किसे कहा जाएगा? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इतिहास वह होता है जो अतीत काल में घटित घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत कर दे, उसे हम ठीक से इतिहास कह देते हैं। परंतु हिंदी साहित्य का इतिहास किसे कहा जा सकता है? हिंदी साहित्य का इतिहास का रूप क्या हो सकता है? हिंदी साहित्य के इतिहास क्या चित्त वृत्तियों के आधार पर लिखा जा सकता है? हिंदी साहित्य का इतिहास क्या परंपरावादी दृष्टिकोण पर लिखा जा सकता है? हिंदी साहित्य का इतिहास क्या ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर लिखा जा सकता है? हिंदी साहित्य का इतिहास क्या वास्तव में अन्वेषणों और लेखों के आधार पर लिखा जा सकता है? हिंदी साहित्य के इतिहास की जो मर्म है, क्या हम इस आधार पर तय कर सकते हैं कि वास्तव में किसी भारतीय व पाश्चात्य विद्वानों ने मिलकर लिखा है? क्या हिंदी साहित्य के इतिहास को हम कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ कुछ कवियों का वर्णन है? क्या इस हिंदी साहित्य के इतिहास को हम कह सकते हैं कि इसमें 3000 से अधिक कवियों की जीवन वृत्ति और उनकी रचनाओं का विवरण है? तो आपको स्पष्ट कर देना हो लेना होगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास इन तमाम बिंदुओं के परे है, इन तमाम बिंदुओं से ऊपर है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास कहते किसको है? एक्चुअली इस बात को जानने से पहले हिंदी साहित्य के इतिहास कहा किसको जाता है, हिंदी साहित्य के इतिहास जब लिखा गया उसमें किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा गया, इन सब चीजों को जानने से पहले आपको इनके शब्दों के खेल को जरा और शब्दों की बाजीगरी को जरा समझना होगा। आप सीधी सी बात जानते हैं और स्पष्ट तौर पर लिखते भी हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, अगर इस पूरे वाक्य को देखें तो आप देखेंगे 3 स्वतंत्र शब्द दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो का है वो आप कई रूप में इसको प्राप्त कर सकते हैं। संबंध कारक के रूप में भी इसको जान सकते हैं, इसको आप अपव्यय के स्थान पर भी रख सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप महसूस करेंगे तो आपको स्पष्ट होगा ये जो है 3 अर्थपूर्ण शब्द हैं। जैसे कि पहला शब्द का नाम क्या है? हिंदी है। दूसरे शब्द का नाम क्या है? साहित्य है। और तीसरे शब्द का नाम क्या है? इतिहास है। अब सवाल यह है कि हिंदी किसे कहते हैं? ये दिमाग में आपके कुतूहल होना चाहिए, हिंदी किसे कहते हैं? इसके इतिहास में जाना होगा, इसकी परिभाषा पर जाना होगा, लेकिन हमें यह टटोल कर निकालना होगा हिंदी किसे कहते हैं। हिंदी किसे कहते हैं इसको समझने के लिए आपको इसके इतिहास पर जाना होगा। इतिहास जब टटोलेंगे आपको बहुत कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो वास्तव में आह्लादित करने वाली होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जान लेने की कोशिश करते हैं। जानते रहिए कि हिंदी शब्द जो है वो मूलतः वो कहीं और की नहीं बल्कि फारसी भाषा का शब्द है। स्पष्ट तौर पर आपसे जानते हैं, ये प्रश्न बन चुका है और कई बार पूछा जा चुका है आपसे। फारसी भाषा का शब्द है, यह बात आप बहुत तरतीब से जानते हैं, बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं कि ये कुछ और नहीं जो हिंदी शब्द है, ये मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। परंतु हिंदी शब्द के पीछे ये बात आप स्पष्ट तौर पे जान लें कि परंतु हिंदी शब्द के जन्म के पीछे एक इतिहास है। अब सवाल यह है कि इतिहास क्या है? हिंदी शब्द के जन्म के पीछे क्या है? एक इतिहास है, क्योंकि हिंदी शब्द का संबंध सिंधु शब्द से माना जाता है। यह बात स्पष्ट तौर पर आप जान लें, क्योंकि हिंदी शब्द का संबंध, हिंदी शब्द का संबंध सिंधु शब्द से जोड़ा जाता है।
जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? बिल्कुल ठीक है आप कि क्योंकि जो हिंदी शब्द है इसका संबंध जो सिंधु शब्द है उससे जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, क्यों जोड़ा जाता है, हम समझेंगे इसमें बात। हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? स्पष्ट हुआ, फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द के जन्म के पीछे क्या है? एक इतिहास है, लंबा चौड़ा एक इतिहास है। सबसे पहले चूंकि जो है हिंदी शब्द जो है वो सिंधु शब्द से जोड़कर बना हुआ है, उससे उसका संबंध जोड़ा जाता है। तो कैसे जोड़ा जाता है, जरा इस इतिहास की बारीकी को समझने की कोशिश करते हैं। इस इतिहास के जब हम टोह में जाते हैं, गर्भ में जाते हैं, तो हमें पता चलता है सबसे पहले कि जो हम सिंधु शब्द लिखे हैं, जरा इसको देखेंगे। सिंधु, सिंधु जो है सिंध, सिंधु सिंध नदी, सिंध नदी को कहते थे। सिंध जो है वो किस नदी को? सिंध नदी को कहते थे। इस नदी का नाम सिंध भी था और सिंधु भी कहा जाता था। इस आधार पर उसके आसपास की जो भूमि थी, आसपास की भूमि को सिंधु कहने लगे, सिंधु कहने लगे। नदी सिंध थी, लेकिन उसके आसपास की जो भूमि थी उस भूमि को हम क्या कहने लगे? सिंधु कहने लगे। मित्रों, यह सिंधु जो है, यह सिंधु शब्द फारसी में जाकर हिंदू, हिंदू, हिंदी और फिर हिंद हो गया, जो कि राष्ट्र का प्रतीक भी बन गया। पहले हिंदू था, वो भूभाग के लिए, हिंदी था, उस भूभाग पे रहने वाले लोगों की जो भाषा थी उसे कह दिया गया, और पूरे राष्ट्र को, पूरे भूभाग पर रहने वाले लोगों को राष्ट्र के लिए हिंद शब्द का प्रयोग हुआ। मित्रों, आप स्पष्ट तौर पे जान लें कि आगे चलकर हिंद शब्द में ईरानी प्रत्यय ईक लगाने से हिंदीक शब्द बना, जिसका अर्थ हुआ, जिसका का भी आपसे अर्थ भी पूछ सकता है, जिसका अर्थ हुआ हिंद का। क्या हुआ? हिंद का, यानी भारत देश का, भारत राष्ट्र का, हिंद का। यह बात स्पष्ट हुई। बहुत ही बेहतर ढंग से समझेंगे। सिंधु से सिंध नदी को कहते थे, सिंधु जो थी वो किसे? सिंध नदी को कहते थे। इस आधार पर उसके जो आसपास के लोग थे और भूमि थी, उस भूमि को सिंधु कहने लगे। यह सिंधु शब्द फारसी वाले जो लोग थे, फारसी भाषा में जो बोलने वाले लोग थे, वो सिंधु को हिंदू कह बैठे। फिर हिंदू स्थान पर रहने वाले लोग जिस भाषा को बोलते थे उसे हिंदी कह बैठे, और फिर वहां के निवासियों के पूरे भूभाग को हिंद कहा जाने लगा। यह तो बात यहां तक ठीक हुई। आगे चलकर हिंद शब्द में ईरानी जो प्रत्यय लगा वो ईक प्रत्यय लगा। ईक प्रत्यय लगाने से हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ होता है हिंदी का। अच्छा, हिंदी का अगर स्पष्ट हुआ, यहां तक बातें अभी बिल्कुल स्लो चल रहा हो,
स्पष्ट कर दूंगा इसके इतिहास को, एकदम आप स्पष्ट हो लेंगे। अच्छा, हिंदी शब्द का बना और जिसका अर्थ क्या हुआ, हिंदी का। अच्छा ठीक बात है, थोड़ा सा और इसके टोह में चलते हैं, इसकी और थोड़ी सी निगरानी करते हैं। जरा समझने की कोशिश करें कि यूनानी शब्द आपने सुना होगा, इंदिका या अंग्रेजी शब्द इंडिया सुना होगा आप लोगों ने। इंडिया आदि, इंडिया आदि हिंदी के ही विकसित रूप है। ये बात स्पष्ट हो ले हम, किसके रूप है, हिंदी के ही विकसित रूप है। इंदिका इंडिया, ये हिंदी का हिंडिया के ही विकसित रूप है, आप ये कह सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इस पॉइंट पर आए। अतः हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि, हम कह सकते हैं कि ईरानियों के गलत ध्वनि उच्चारण से ही सिंधी को हिंदी बना बैठे। ये देखिए, जो ईरानी थे, इन ईरानियों ने जो गलत ध्वनि उच्चारण किया, बिल्कुल बाद में आप लिखें, ये जो गलत उच्चारण, ईरानियों के गलत ध्वनि उच्चारण से ही जो सिंधी शब्द था उसे हम हिंदी बना बैठे, उसे हम हिंदी कह दिए। आपको इस चीज का पता होगा, लेकिन हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर जाएं तो पाएंगे क्या, जरा वो समझें, बिल्कुल मजा आने वाला है। ऐतिहासिक दृष्टि से भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी से पहले नहीं दिखाई देता। शताब्दी से पहले नहीं दिखाई देता। ऐतिहासिक दृष्टि से हम देखें तो भाषा के अर्थ में अगर हिंदी शब्द को हम देखें भी कहां मिलता है, तो आप 13वीं शताब्दी के पहले कुछ प्राप्त ही नहीं कर सकते। आप इस बात को बिल्कुल स्पष्ट तौर पे समझें कि 13वीं शताब्दी के पहले हिंदी शब्द जो है भाषा के लिए नहीं आया था। अगर इस बात को आप मानते हैं, नहीं मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम ऐतिहासिक साक्ष्यों पर चलते हैं। भारतीय शब्द जोड़ना पड़ रहा है, मोहब्बत है इसलिए। भारतीय फारसी, यानी भारतीय भी थे और फारसी भी थे। भारतीय फारसी कवि, भारतीय मूल के फारसी कवि औफी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, औफी। पूरा नाम अगर बात पूछ लिया जाए कि भाई पूरा नाम क्या है, तो आप कह सकते हैं मोहम्मद औफी। मोहम्मद औफी ने 1228
ईस्वी में सर्वप्रथम, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न आ चुका है और 2021 के पेपर में आ चुका है, इसलिए बहुत ही शानदार ढंग से इसको तैयार करें। सन 1228 ईस्वी में सर्वप्रथम हिंद, यह समझने वाली बात है और अगर आपने ठीक से समझ लिया तो कल्याण होना सुनिश्चित है। हिंद यानी मध्य देश, मध्य देश की भाषा के लिए, की भाषा के लिए यहां हिंदी शब्द का प्रयोग जो है, हिंदी नहीं हिंद, इसको आप हिंद समझें, हिंदी नहीं हिंद। हिंद यानी मध्य देश की भाषा के लिए हिंदवी, हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है, शब्द का प्रयोग किया है। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया? औफी ने, इसको औफी ने किया था। इस बात को स्पष्ट तौर पे जान लें कि भारतीय फारसी कवि औफी थे, मोहम्मद औफी ने 1228 ईस्वी में सर्वप्रथम हिंद यानी मध्य देश की जो भाषा है उसके लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। यह पहली दफा किसी व्यक्ति द्वारा दर्शाया गया कि मध्य देश की भाषा को हिंदवी कहते हैं, यह पहली बार किसी ने सामने लाया। ये बात आप स्पष्ट तौर पर जान लें। इसके उपरांत अब इतिहास की गोद में हम चलते हैं। इसके उपरांत 13वीं एवं 14वीं शताब्दी के सूफी कवि, जानते होंगे आप लोग इनका नाम जरूर से, सूफी कवि अमीर खुसरो। समझेंगे बात को और लगाएंगे टोह कि बात कहां चल रही है। अमीर खुसरो ने उत्तर भारत, जी हां बिल्कुल समझें आप, उत्तर भारत की देशी भाषा, आप यूं कह लीजिए गवई भाषा के लिए हिंदी तथा हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। किसने किया है? जी हां, 13वीं एवं 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने किया है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे हमें समझना चाहिए। पहला कौन किया था? औफी ने, फिर दूसरा अमीर खुसरो ने। क्योंकि आपके दिमाग में यह प्रश्न आ चुका होगा कि अमीर खुसरो ने किया है तो क्या किया है, जरा यह भी समझें। आइए देखते हैं। अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खालिक बारी में, जो कि एक शब्दकोश है, में हिंदी शब्द का 5 बार तथा हिंदवी शब्द का
हिंदवी शब्द का 30 बार उल्लेख किया है। कितनी बार उल्लेख किया है? 30 बार उल्लेख किया। किसने? अमीर खुसरो ने। यह सवाल पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो ने अपनी जो ये विश्व कोशात्मक इनका जो ग्रंथ है, जिसमें इन्होंने शब्दों को एकत्रित करने का कार्य किया है, अरबी, फारसी और हिंदी शब्दों को एकत्रित करके रखने का कार्य किया है, उसमें हिंदी शब्द कितनी बार उन्होंने उल्लेखित किया? तो 5 बार। और हिंदवी शब्द का उल्लेख इन्होंने कितनी बार किया है? जी हां, उसको 30 बार किया है। जैसे हमने कहा हिंदी वी, हिंदी का, इंडिया, इंडी का, ये शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक दूसरे की ही गोद से निकले हुए हैं। यहां तक बात आप समझ गए हो, ये बड़ी मोहब्बत की बातें रही। कुछ विद्वान जरा समझने की कोशिश करें। कुछ विद्वान हिंदी भाषा के लिए हिंदी का शब्द का प्राचीनतम प्रयोग सैफुद्दीन सैफुद्दीन यज़दी द्वारा रचित ग्रंथ जफरनामा 1424 ईस्वी में उल्लिखित मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जफरनामा में इसका सबसे पहले हिंदी शब्द का जो है सबसे प्राचीनतम रूप जो हमें मिलता है वो कहां मिलता है? कुछ लोग मानते हैं, सारे नहीं मानते, कि जफरनामा में हमें मिल जाता है। मित्रों, स्पष्ट समझें, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में भाषा को हिंदवी कहा है। पद्मावत की भाषा को हिंदवी किसने कहा है? जी हाँ, मलिक मोहम्मद जायसी ने कहा है। कुछ विद्वान ये बात मानते हैं कि 1424 में लिखी गई एक रचना है जफरनामा, उसमें ही सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग हुआ है। और अगर एक और साक्ष्य देखें तो मिलता है, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पद्मावत, जो कि 1540 ईस्वी के आसपास लिखा है, या 1520 से लेकर के 1540 के बीच में ये लिखी गई जो रचना है, इसमें जो भाषा है उस भाषा को हिंदवी नाम दिया गया है। बताया गया है कि हिंदवी शब्द जो है इसमें निकलकर सामने आया है कि हिंदवी शब्द में लिखा गया है। मित्रों, समझने की जरूरत है कि मुगल काल में हिंदी हिंदवी और हिंदुस्तानी का एक ही अर्थ था। क्या था भाई? एक ही अर्थ था, एक ही अर्थ था, दूसरा कोई अर्थ ही नहीं था। एक ही अर्थ था। मुगल काल में हिंदी, हिंदवी और हिंदुस्तानी का एक ही अर्थ था।
लेकिन जब भारत में एक व्यक्ति हुआ जॉन गिलक्राइस्ट, जॉन गिलक्राइस्ट, ये व्यक्ति आया भारत में, जॉन गिलक्राइस्ट। जॉन गिलक्राइस्ट ने उत्तर भारत की प्रमुख भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया भाई? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया, और प्रयोग तो किया, और उसके 3 रूप व शैली बतलाई। 3 रूप या शैली बतलाई। नंबर 1 को इन्होंने कहा दरबारी शैली, किसने कहा? जॉन गिलक्राइस्ट ने। दूसरे को कहा उन्होंने मध्यम शैली। तीसरे को उन्होंने कहा ग्रामीण शैली। अस्पष्ट हो लें, ज्यादा बेहतर होगा। दरबारी शैली का अर्थ हुआ उर्दू भाषा। मध्यम शैली का मतलब हुआ हिंदुस्तानी, जिसकी हम चर्चा करते आ रहे हैं, हिंदुस्तानी भाषा। और ग्रामीण शैली को इन्होंने क्या कहा? जी हां, जिसे पद्मावत में जायसी ने कहा था, हिंदवी। ये बात स्पष्ट तौर पर जान लें, गिलक्राइस्ट ने क्या किया। ये बात समझने की जरूरत है। तो 3 प्रकार की शैलियों की बात कर लिया, दरबारी शैली, मध्यम शैली और ग्रामीण शैली। ये 3 शैलियों का जिक्र किया आज। अतः यह बात स्पष्ट हो ले कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। अतः आज हम इसी हिंदी व हिंदवी भाषा के साहित्य को पढ़ने चल रहे हैं, अस्पष्ट होते रहे। किसको पढ़ने चल रहे हैं? हिंदी या हिंदवी भाषा के साहित्य को पढ़ने चल रहे हैं। अब एक सवाल और आपके दिमाग में आएगा, साहित्य क्या है? क्या दिमाग में आएगा? साहित्य क्या है? आपने मुझे समझा तो दिया है कि हिंदी क्या है, लेकिन अब दूसरा सवाल आपने खड़ा कर दिया कि भाषा के साहित्य को पढ़ने चल रहे हैं। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि साहित्य किसे कहते? तो आप समझ लीजिए, एक बात आप स्पष्ट हो लीजिए, साहित्य भाव साहित्यम, ये बात स्पष्ट तौर पर जानते रहे। साहित्य भाव साहित्यम, अर्थात क्या? अर्थात स्पष्ट जान लें, सहहित यानी साथ में जो हित करे। सहहित मतलब आप ये समझें, मतलब हित सहित। मतलब क्या? हित सहित या हितकारी। अर्थात हम इसको शब्दों में बांधने की कोशिश करें। अर्थात शब्द के साथ
शब्दों के सही, गलत नहीं, शब्दों के सही और अर्थपूर्ण भाषा को साहित्य कहते। ये बात स्पष्ट हो ले आप। साहित्य भाव सहित साहित्यम, जो बात कहने की बात मैं कह रहा हूं, साहित्य भाव साहित्यम अर्थात सहित मतलब हित सहित, या जो हितकारी हो, जो सभी के लिए हितकारी हो, अर्थात शब्दों में अगर बांधे तो शब्द के साथ साथ शब्दों के सही, गलत नहीं, सही और अर्थपूर्ण भाषा को साहित्य कहते हैं। अर्थहीन नहीं, अर्थ सहित अर्थपूर्ण भाषा को साहित्य कहते हैं। मुझे भरोसा है कि यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि साहित्य हमने क्या कहा, लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। विद्वानों के कथन देखते हैं। विद्वानों के मत, यानी विद्वानों ने साहित्य के संदर्भ में क्या कहा। सबसे पहले हम लेते हैं एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के संदर्भ में क्या कहा, यह बात हमें जान लेनी आवश्यक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुत ही श्रेष्ठ व बड़े ही उत्तम किस्म के व्यक्तित्वों में से एक थे। इन्होंने कहा कि, बड़े साफ शब्दों में कह दिया कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। किसने कहा भाई? जी हां, ये बात कह दी थी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा ज्ञान राशि में मनुष्य के ज्ञान के जो कोश है, उसमें जो संचित जो कोश है, उसमें जो संचित शब्द संपदा है, संचित जो कल्पनाएं हैं, संचित जो भावनाएं हैं, उन संचित भावनाओं को जब हम प्रकट कर देते हैं, उस प्रकट लिखी हुई रूप को ही साहित्य कहते हैं। ऐसा बात महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कह दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी यहीं पर रुक जाते तो शायद स्पष्ट ना हो पाता कि साहित्य कहते किसको हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी इससे 2 कदम और आगे निकले। इन्होंने और स्पष्ट किया कि भाई देख, तू चाहे जो कह, लेकिन सच है कि अंतःकरण की, ध्यान देंगे, अंतःकरण की दीप्तियों, समझिएगा, अंतःकरण की दीप्तियों के चित्र का नाम ही साहित्य है। यह भी कह दिया किसने? जी हां, यह बात महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कह दिया। क्या कहा? अंतःकरण की दीप्तियों के चित्र, यानी तुम्हारे मन मस्तिष्क में, तुम्हारे हृदय तल में जो दीप्तियां चित्र के रूप में बैठी हुई हैं, चित्र के रूप में पल रही हैं, उन्हीं को जब नाम दे दिया जाता है, रूप दे दिया जाता है लेखन के रूप में, तो उसे साहित्य कहते हैं। यह बात महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कह दिया कि अंतःकरण की जो दीप्तियां हैं, हृदय के अंतः में जो दीप्तियां जल रही हैं, हृदय के अंतः में जो कुछ भी भावनाएं आपकी पल रही हैं, चाहे वो समाज के लिए हो, चाहे वो धार्मिकता के लिए हो, चाहे वो राजनैतिकता के लिए हो, चाहे वो मानवता के कल्याण के लिए हो, कहीं के लिए भी हो, जो हृदय में भाव पल रहे हैं, उन भावों को जब आप शब्दों के माध्यम से उतार देते हो जिस किसी पुस्तक पे, उस पुस्तक को हम साहित्य कह देते हैं। ऐसा कहने का कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। पहले ने कहा जो मनुष्य के मस्तिष्क में संचित ज्ञान राशि है, उस ज्ञान राशि से जब हम कुछ अवतरित कर देते हैं किसी पुस्तक पर, उसे साहित्य कह देते हैं। दूसरे में कहा कि बात सही है, बात सच है कि मस्तिष्क की जरूरत पड़ती है, परंतु हृदय भी आवश्यक है, इसलिए अंतःकरण शब्द का प्रयोग किया ज्ञान राशि के अतिरिक्त।
अंतःकरण में यानी मस्तिष्क के अतिरिक्त हृदय की भी आवश्यकता साहित्य में है। साहित्य को सिर्फ मस्तिष्क से नहीं समझा जा सकता, एक हृदयवान होना चाहिए। हृदयहीन व्यक्ति साहित्य की परख नहीं समझ सकता, हृदयहीन व्यक्ति साहित्य के मर्म को नहीं जान सकता, हृदयहीन व्यक्ति कभी भी मुक्तक और प्रबंध में अंतर नहीं कर सकता, हृदयहीन व्यक्ति कविता और गद्य में कभी अंतर नहीं स्पष्ट कर पाएगा, हृदयहीन व्यक्ति साहित्य के प्रति कभी लालायित नहीं होगा, हृदयहीन व्यक्ति कदापि भी साहित्य ही क्या उसकी छोटी छोटी कविताओं और उद्देश्यों को नहीं जान सकता। निसंदेह ये बात तय है कि साहित्य को जानने के लिए दिमाग की जितनी आवश्यकता पड़ती है, बुद्धि और ज्ञान की जितनी आवश्यकता पड़ती है, उससे कम कदापि हृदय की भी जो है महत्व नहीं है। हृदय भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ज्ञान, अर्थात मनुष्य को सहृदय भी होना चाहिए। इसलिए अंतःकरण की दीप्तियों के चित्र का नाम ही साहित्य कह दिया। यह बात बड़े स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। महावीर यही नहीं रुके, महावीर एक कथन और कह देते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य का कह देते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। इस बात को कहने के पीछे उनके कई सारे मंतव्य हल हो जाते हैं। निश्चित तौर पर कह दिया कि जो साहित्य है वो ज्ञान राशि का एकत्रित पुंज हो सकता है। जो साहित्य है वो मनुष्य के हृदय में भाव जो विह्वल होता है, जो भाव अंकुरित होता है, जो भाव जन्म लेता है, जो भाव पल जाता है, जो भाव कल्पनाओं के माध्यम से वास्तव में पुंजित होने लगता है, दीप्त होने लगता है, प्रकाशित होने लगता है, दिखाई देने लगता है, वह वास्तव में किसी एक व्यक्ति के हृदय की बात नहीं, किसी एक व्यक्ति के हृदय की पीड़ा नहीं, किसी एक व्यक्ति के अंतःकरण के उच्छलित आनंद नहीं, किसी एक व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप नहीं, बल्कि वह पूरे समाज को, साहित्य को जो है वो दर्पण होता है, पूरे समाज को प्रस्तुत करता है, पूरे समाज को आईना दिखाता है, पूरे समाज को हमारे सामने खड़ा कर देता है। और इस बात की पुष्टि भी हो जाती है क्योंकि जब आप रामायण काल के रामायण नामक पुस्तक को पढ़ते हैं तो वास्तव में राम काल की पूरी जो व्यवस्था थी वो स्पष्ट हो जाती है। रामायण को पढ़ने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि भाई और भाई में प्रेम किस प्रकार का था। रामायण को जब आप पढ़ते हैं तो आपको यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में स्त्री का कितना सम्मान था कि भगवान राम ने एक स्त्री के लिए रावण जैसे बुद्धिमान को भी और उसके सोने जैसे लंका को भी नष्ट कर देते हैं। धर्म की स्थापना हेतु अधर्म को नाश कर दिया भगवान श्री राम ने। इतना ही नहीं, अगर आप रामायण पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि गुरु का कितना महत्व था कि छोटी सी उम्र में राम और लक्ष्मण जैसे श्रेष्ठ राजकुमारों को राजा की आज्ञा प्राप्त करके ऋषि मुनियों ने अपने यज्ञ की जो रक्षा हेतु राजकुमारों को लेकर के चले जाते हैं। गुरु की महिमा इतनी प्रबल और श्रेष्ठ थी कि राजकुमारों को अपना राजमहल छोड़कर जो है गुरु के यहां गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण करना पड़ता था। यहां इस काल में हमें इन सारी चीजों को देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप दूसरी पुस्तक पढ़ते हैं जिसे महाभारत कहते हैं, महाभारत जब आप पढ़ते हैं तो महाभारत में आप देखते हैं भाई भाई में वैमनस्य किस प्रकार से हो जाता है। जहां राम के यहां भरत राम के लिए प्राण देने के लिए और सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार हैं, वहीं महाभारत में आप देखेंगे कि दुर्योधन और पांडव, कौरव और पांडव किस प्रकार से अपनी अपनी सीमाओं को विस्तार हेतु और अपने अपने द्वंद्व की वास्तविक जो स्वरूप है उसको इतना विकराल कर देते हैं कि वह युद्ध के अंतिम सोपान पर पहुंच जाता है। मित्रों, इतना ही नहीं, भाई भाई का द्वंद्व ही नहीं, आपको महाभारत पढ़ने से कुछ चीजें और दिखाई पड़ेंगी। महाभारत जब आप पढ़ेंगे तो ये जो महाभारत है ये बतलाता है कि इसमें गुरु की जो कद था वो छोटा हो गया था। जहां रामायण काल में भगवान श्री राम गुरुकुल में जाकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, वहीं महाभारत में गुरु स्वयं राजमहलों में आकर अर्जुन और पांचों उनके भाइयों को शिक्षा दे रहा था। यानी यहां पर गुरु का जो कद था वो छोटा हो गया था। और भरी सभा में स्त्री का जो तार चरित्र जो है, जो उसको जो लज्जित करने की बात की गई, गुरु बैठा रहा, बड़ा दादा बैठे रहे, भाई बाप बैठे रहे, यहां तक कि पति बैठे रहे, ये सभी लोग बैठे रहे, लेकिन उस भरी सभा में एक स्त्री का जिस प्रकार से अपमान हुआ, उस अपमान को आप देख सकते हैं। जहां पर स्पष्ट होता है कि राम के काल में, रामायण की पुस्तक में सीता के जो अपहरण था, इसकी वजह से राम ने पूरे लंकापति रावण को न केवल समाप्त किया बल्कि उसकी संपूर्ण नगरी को भी समाप्त करने का कार्य किया। वही महाभारत में सबके समक्ष और सबके सामने एक स्त्री चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही और अपनी इज्जत की भीख मांगती रही। लोगों ने सर नीचा कर लिया और वह वहां तार तार होती रही। यह सब हमें बता कौन रहा है?
ये सब हमें दिखला कौन रहा है कि राम के काल का समय क्या था, साहित्य क्या बता रहा है, और भगवान कृष्ण के समय के साहित्य क्या बतला रहे हैं। इसलिए जो साहित्य है वो निसंदेह समाज का दर्पण होता है। इसीलिए साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है, क्योंकि जो साहित्यकार है उसके हृदय में जो कल्पनाएं हैं, जो भावनाएं हैं, वो समाज के बदलते हुए स्वरूपों और रूपों के आधार पर ही निर्धारित होते हैं। अगर आपके देश में युद्ध हो रहा है तो बैठा हुआ कवि निश्चित तौर पर युद्ध की विभीषिका लिख रहा होगा, युद्ध में प्रतिभाग कर रहे किसी अपने राजा की प्रशंसा कर रहा होगा, या तो फिर वह अपने आप में लोगों को मन स्थिति को मजबूत करने के लिए कुछ बेरस परक रचनाएं लिख रहा होगा। यानी जिस प्रकार का वातावरण होता है और उस वातावरण में रह रहा जो मनुष्य है वह उसी प्रकार के साहित्य लिखता है, इसलिए उसे कवि या साहित्यकार कह देते हैं, और उसकी जो रचना है वह जो है साहित्य बन जाती है। इसीलिए साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। मुझे भरोसा है कि यह बात आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गई होगी कि साहित्य को समाज का दर्पण महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्यों कह दिया होगा, या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्यों कह दिया होगा अंतःकरण की दीप्तियों के चित्र का जो नाम है वो साहित्य है। बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा आपको। और तीसरी बात आपको स्पष्ट हो गई होगी कि साहित्य जो है वो ज्ञान रास के संचित कोष का नाम ही जो है वो साहित्य है। आज स्पष्ट हुआ होगा, साहित्य के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, साहित्य के लिए हृदय की आवश्यकता पड़ती है, साहित्य के लिए साहित्यकार या कवि की आवश्यकता पड़ती है, और इसके साथ साथ तब जाकर के जो साहित्य है वो पूरे समाज का प्रतिनिधि करता है, और जो साहित्यकार है वो पूरे समाज को आईना दिखाते हुए आगे बढ़ता है। इसीलिए कवि को कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, क्योंकि कवि की जो सूक्ष्म दृष्टि है, हो सकता है सूर्य की किरण किसी अकंठ गुफा में जाकर के अपनी रोशनी ना प्रकट कर सके, अपनी रोशनी का तेज ना पहुंचा सके, परंतु कवि की कल्पना उन जगह पहुंच जाती है जहां पर सच्चाई का, जहां पर श्रेष्ठता का, जहां पर निम्नता का, जहां पर अतिशयता का भी स्थान होता है। उससे परे, उससे आगे और उससे बहुत आगे साहित्यकार अपनी कल्पनाओं, अपनी भावनाओं के साथ साथ अपनी संवेदनाओं के साथ जब इसे प्रस्तुत करता है तो कोई भी चीज साहित्य बन जाती है। तो तीन बात हमें समझ में आई कि वास्तव में साहित्य कहते किसे हैं। ये बात महावीर प्रसाद द्विवेदी के तौर पर हम लोगों ने देख लिया और जान लिया। थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। थोड़ा सा जब हम और आगे बढ़ते हैं तो एक और दमदार व्यक्तित्व हमारे सामने आता है जिसका नाम है डॉक्टर नगेंद्र। जी हां, सन 1973 ईस्वी में इन्होंने एक साहित्य संपादित किया था, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से। ये इन्होंने लिखा नहीं था, उसको संपादित किया था, और लेकिन साहित्य के प्रति इनकी अद्भुत और अद्वितीय जो रुचि थी वह साहित्य की परिभाषा को प्रस्तुत करने के लिए काफी थी। इन्होंने लिखा कि साहित्य, ये क्या कह रहे हैं जरा इसको समझने की कोशिश हम करते हैं। साहित्य आत्मा अभिव्यक्ति, ये बड़ी जबरदस्त बात कह देते हैं, साहित्य आत्मा भी व्यक्ति, साहित्य आत्मा भी व्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति है। साहित्य आत्मा अभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है, यानी जो आत्मा में आ चुकी हो अभिव्यक्ति, वो हम जब तक दूसरे से न कहें तब तक वो मेरी आत्मा की अभिव्यक्ति है, लेकिन जीवन की अभिव्यक्ति वह होगी जो हम साहित्य के द्वारा प्रकट कर देते हैं। जो भाव मेरे हृदय में पल रहा है वो मेरी आत्मा की अभिव्यक्ति हो सकता है, परंतु जब उसे हम प्रकट कर देते हैं, जब हम उसे पूरी तरह से सामने लिख देते हैं शब्दों के माध्यम से, तो वो जीवन की अभिव्यक्ति बन जाता है। यही जीवन की अभिव्यक्ति जो प्रकट करता है उसे साहित्य कहते हैं। साहित्य जो है वो आत्मा अभिव्यक्ति, जीवन की अभिव्यक्ति है। आत्मा अभिव्यक्ति, साहित्य जो है जो किसी मनुष्य की आत्मा की अभिव्यक्ति होता है उसे जीवन की अभिव्यक्ति बना देता है। इतनी ताकत होती है अगर किसी में, तो वो किसी और में नहीं बल्कि किस में होती है, साहित्य में होती है। यह बात डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। अगर यहीं पर चुप हो जाते तो मैं मान लेता कि डॉक्टर नगेंद्र में लघुता थी साहित्य के संदर्भ में अपने वक्तव्य को कहने में, लेकिन यह व्यक्ति थोड़े से और श्रेष्ठता का सोपान निर्धारित करता है और कह देता है कि सरस शब्दार्थ, बड़े जबरदस्त बात समझिएगा इसको, कह देते हैं डॉक्टर नगेंद्र की सरस शब्दार्थ का नाम, देखिएगा, सरस शब्दार्थ का नाम काव्य है। इतनी सरलता के साथ काव्य को परिभाषित करने की औकात अगर किसी में थी, हम कह सकते हैं वो डॉक्टर नगेंद्र में बिल्कुल बहुत जबरदस्त थी। सरस शब्दार्थ,
ऐसा शब्द जो सरस हो और अर्थवान हो, अर्थहीन नहीं। सरजता सरसता में अपनी अर्थहीनता न ले बैठे। तो कह रहे हैं सरस हो लेकिन शब्द और अर्थ लिया हो, उसी सरस और शब्द अर्थ सहित शब्द को ही हम काव्य कहते हैं। यह भी कह दिया, कौन कहा? जी हां, यह बात कह दिया डॉक्टर नगेंद्र ने कि सरस शब्द हो, ऐसा ना हो कि उसमें तत्सम शब्दावली हो, मस्तिष्क को झिझोड़ देने वाली बात हो। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इस व्यक्ति ने स्पष्ट कर दिया, सरस शब्दार्थ का नाम काव्य है। किसने कहा? यह बात कह दिया डॉक्टर नागेंद्र ने। यहीं पर रुकते तो भी ठीक था, लेकिन इस व्यक्ति ने एक बात और कही, और क्या जबरदस्त कही। इन्होंने कहा आत्मा अभिव्यक्ति, डॉक्टर नागेंद्र क्या बैठते हैं, आत्मा अभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है, वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन जाती है। बड़ी जबरदस्त बात कह दी है, साहित्य बन जाती है। यह बात डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। जो आत्मा में पल रही अभिव्यक्ति है, आत्मा में जो अभिव्यक्ति पल रही होती है, वही तो साहित्य का मूल तत्व है। और वही जो मूल तत्व है वो किसी व्यक्ति को साहित्यकार बना देती है और उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक को साहित्य बना देती है। यह बात हमें स्पष्ट तौर पर समझने की जरूरत है। डॉक्टर नगेंद्र ने इस बात को जब कहा, जब आप ये लाइव वीडियो देख रहे हैं, जिस समय आप ये वीडियो को पढ़ रहे होंगे, ये लाइव अभी देख रहे हैं जो आप सब, इस लाइव के बाद हिंदी साहित्य, हिंदी अभी मैंने समझाया और दूसरा टॉपिक मैं समझा रहा हूं, साहित्य किसे कहते हैं। बिल्कुल आपके कान खड़े हो जाएंगे। नया बैच आज स्टार्ट हो रहा है, यह जय घोष है नए साहित्य का, नए हिंदी साहित्य के इतिहास के पढ़ाने का यह जय घोष है। आपकी दृष्टि को नया आयाम देने चल रहा हूं और आपके तथ्यों को न केवल निचोड़ आपको देने जा रहा हूं, बल्कि मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि आपकी जो साहित्यिक पकड़ होगी अब अद्वितीय और अद्भुत होगी, जिसके लिए आपको तुरंत से न केवल मजबूत करना होगा, आपको अभी से नोट्स भी बनाने होंगे। और अगर अभी आपने ज्वाइन नहीं किया तो अकादमी को, तो आपको ज्वाइन करना होगा। 7007917273 आपके, जी हाँ, इसके सामने जो चल रहा है नंबर, इस पे आपको फोन कर लेना होगा और आपको तुरंत एडमिशन करा लेना होगा। रजिस्ट्रेशन कराएं, यूट्यूब आप प्ले स्टोर पे जाएं, वहां पर लिखें अतुल अकादमी बाय डॉक्टर सुनील बिजला और उसको डाउनलोड करें। फोन नंबर डालें, ईमेल आईडी डालें, इन सबको डालने के बाद आपको ऐप प्राप्त होगा, वहां से आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। आज की यह पहली क्लास है और इस क्लास से मैं तय कर देना चाहता हूं कि हिंदी साहित्य इतिहास की वास्तविक परख क्या होती है। आपकी एक नई दृष्टि, आपके दिमाग में एक नई दृष्टि ला देना चाहता हूं और साहित्य के प्रति आपके मन में जो श्रद्धा है उसके दोगुनी करना चाहता हूं। डॉक्टर नगेंद्र ने इस बात को कहा, चलो ये भी हम आप स्वीकार कर लेते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात को ही थोड़े दूसरे शब्दावलियों में डॉक्टर नगेंद्र भी वही बात कह रहे हैं, साहित्यिक जो है साहित्य के संदर्भ में। एक बात खटकती है मुझे मुंशी प्रेमचंद की, बड़ा जबरदस्त उन्होंने कहा है, जरा समझेंगे। मुंशी प्रेमचंद, इन्होंने क्या कहा है जरा समझेंगे। इन्होंने जबरदस्त एक कथन कहा है साहित्य के संदर्भ में। हालांकि इन्होंने बहुत सारे कथन, तीन कथन इनको मिल जाते हैं, लेकिन पहले कथन जो मैं दमदार इनके स्पष्ट करना चाहूंगा, थोड़ा लंबा चौड़ा, लेकिन इसी से ही इनके पूरे साहित्य का जो भाव है वो प्रकट हो जाएगा। इन्होंने कहा कि साहित्य उसी रचना को कहेंगे, साहित्य उसी रचना को कहेंगे
जिसमें कोई सच्चाई, जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो और जिसमें दिल दिमाग पर असर डालने का गुण हो। कह रहे हैं साहित्य हम उसी रचना को कहेंगे, साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो। ऐसा नहीं मिथ्या आलाप हो, वाहियात वर्णन हो, अतिशयोक्ति या अतियुक्ति का ऐसा बेमेल भंडार हो जो हकीकत से बिल्कुल परे हो जाए, नहीं, बल्कि सच्चाई को प्रकट करने वाली हो और जिसमें केवल दिल ही नहीं दिमाग पर भी असर पड़े, हार्ट पर ही नहीं मस्तिष्क पर भी दबाव पड़े, तो स्पष्ट तौर पर मैं कह सकता हूं कि वही साहित्य है, ऐसा प्रेमचंद ने कहा। ये बिल्कुल स्पष्ट होकर समझने की जरूरत है। अगर यहां अस्पष्ट हुआ तो थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं कि एक बात और इन्होंने छोटी सी कह दी, साहित्य, इन्होंने बड़े जबरदस्त बात कह दी कि साहित्य जीवन की क्या आलोचना है। साहित्य जीवन की आलोचना है, ऐसा कह दिया किसने? जी हां, ऐसा कह दिया था मुंशी प्रेमचंद ने। साहित्य जीवन की आलोचना है, ऐसा किसने कहा? बिल्कुल सही है, मुंशी प्रेमचंद ने कहा। इतना ही नहीं, मुंशी प्रेमचंद का एक और कथन बड़ा जबरदस्त है। ये कहते हैं कि हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का, जी हां, सौंदर्य का सार हो। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा। यानी ये कह रहे हैं कि हम उसी को साहित्य कह सकते हैं जिस साहित्य में उच्च चिंतन हो, चिंतन छिछला ना हो, उच्च चिंतन हो, सकारात्मकता का भी उच्च सोपान हो, नकारात्मकता में भी सकारात्मकता के ऐसे बिंब निकल आए जो व्यक्ति को चलने के लिए और आगे बढ़ने के लिए काफी हो। उसी को उच्च चिंतन कहते हैं। स्वाधीनता का भाव, परतंत्रता का भाव ना हो, स्वाधीनता, स्वयं में रमा हुआ हो, स्वयं को ही परिभाषित कर रहा हो, स्वयं को अहम ब्रह्मास्मि के तर्ज पर चल रहा हो, तो उस साहित्य को हम कह सकते हैं। और साथ ही साथ सौंदर्य का सार हो, यानी संपूर्णता में भी पूर्णता, या पूर्णता में संपूर्णता, या अपूर्णता में भी पूर्णता के भाव को प्रकट करने की जो ताकत है वो साहित्य में हो, तो हम इस कसौटी पर कस करके किसी भी साहित्य को साहित्य कह सकते हैं। ये बात किसने कहा? मुंशी प्रेमचंद ने कहा। मित्रों, ये बात तो यहीं पर भी ठीक है। एक बात और हमारी आपकी जान लेनी चाहिए। एक व्यक्ति हुआ,
एक व्यक्ति हुआ बालकृष्ण भट्ट। इन्होंने कहा साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। किसने कहा भाई? बिल्कुल सही, ये कहा था बालकृष्ण भट्ट ने। बालकृष्ण भट्ट ने कह दिया कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। क्या है ये? क्या है ये? जनसमूह यानी जनता का समूह के हृदय, यानी कभी केवल अपने हृदय की बात कह रहा हो और केवल एक व्यक्ति की बात हो तो साहित्य नहीं कहलाएगा। किसी व्यक्ति की अपने भाव जो सर्वभाव लग जाए, सार्वभौमिक हो जाए, तो वो साहित्य कहला सकता है। ऐसा बात कहा किसने? ऐसी बात कही बालकृष्ण भट्ट ने। बालकृष्ण भट्ट के बाद एक जबरदस्त व्यक्तित्व आते हैं जिनका नाम मिलता है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने क्या खूब कहा है साहित्य के संदर्भों में। इस व्यक्ति ने कहा, क्या कहा समझेंगे, कि साहित्य वह है, साहित्य वह है जिसमें जो कुछ लिखा गया है वह कला के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। कला के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। साहित्य वह है जो कुछ लिखा गया है वह कला के उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला हो तो हम उसे साहित्य कह रहे हैं। अगर वो उस कला, अब सवाल यह है कि कला क्या है? कला बहुआयामी होता है। कला सिर्फ चित्रकारी नहीं है, कला सिर्फ अदाएं नहीं है, कला सिर्फ नैन नक्श ही मटकाना नहीं है, कला है लेखन की भी। किसी बात को एक दो शब्दों में ही इतना भारी कह देना कि पूरे जीवन उसके अर्थ में ही डूबे रहें, किसी छोटी बात को बहुत बड़ी बनाकर प्रस्तुत कर देना, ये भी एक कला है। बात उसी की हो रही है कि कला कुछ ऐसी हो जो बात को गंभीर बना दे। कला कुछ ऐसी हो कि गंभीर बात को भी बड़ी सरल और सरल रूप में प्रस्तुत कर दे। कला ऐसी हो जो बड़े बड़े भावों को, बड़े बड़े संवेदनाओं को, बड़ी बड़ी बातों को यूं प्रकट कर दे कि लगे बड़ी साधारण सी बात है, और साधारण सी बात को इतनी बढ़ा चढ़ाकर इतना गंभीर रूप में प्रस्तुत कर दे कि लगे कि अरे यार इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं जब इसकी इस उद्देश्य की पूर्ति होने लगे, जब यह उद्देश्य प्राप्त होने लगे, तो आप कह सकते हैं कि वह साहित्य है जिसमें जनता के दुख ही ना हो, सुख भी हो, जिसमें जनता के केवल मनोकामनाएं ना हो बल्कि उनकी वास्तविक इच्छाएं भी हो। केवल उसमें पाने की इच्छा ही नहीं बल्कि पूर्ति का भी स्वभाव हो, तो हम उसे साहित्य कह सकते हैं। यह बात आप स्पष्ट तौर पर जान लें। यह बात कहा किसने? श्याम सुंदर दास ने। यहीं पर रुके नहीं बल्कि उन्होंने तो एक बात और कह दी। क्या कहा इन्होंने? कहा काव्य वह है, काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक, ध्यान दीजिए लौकिक नहीं, अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे उसे साहित्य कहते हैं। इन्होंने एक बात और कहा। क्या कहा? कि काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे।
अगर अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि नहीं कर रहा तो उसे साहित्य कहने या काव्य कहने की औकात या कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्याम सुंदर दास ने कहा कि देख भाई, काव्य या साहित्य वो है जो हृदय में अलौकिकता को, लौकिकता को नहीं, प्रेम वह जो अनश्वर्य हो, दुख वह जो शाश्वत हो, सुख वह जो शाश्वत हो, भाव वह जो निश्चित हो, चिर हो, अचिर नहीं। ऐसी परिस्थिति में जो प्रस्फुटीकरण होता है, जो सृष्टि होती है, जो निर्माण होता है, जिसका कोई कभी जन्म देता है, उसको हम साहित्य कहते हैं। काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार भर दे। अलौकिक, अद्भुत, आश्चर्यजनक भर देने की ताकत जिस साहित्य में होगी, हम उसी को काव्य कह सकते हैं। ऐसा किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने कहा। यहां तक बातें हमारी स्पष्ट हो रही हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति आता है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे। इन्होंने भी साहित्य के संदर्भ में कुछ कहा। इन्होंने कहा कि कविता सबसे पहले और अंत में शब्द है। इस राज को समझना होगा। कह रहे हैं कि कविता कुछ और नहीं है, कविता कुछ और नहीं है, बल्कि सबसे पहले अगर ढूंढोगे और अंत तक अगर किसी चीज को टोह लेने की कोशिश करोगे तो तुम्हें शब्द मिलेगा। अब आपके दिमाग में कुतूहल होगा तो मतलब समझ में नहीं आया, शब्द क्यों? क्योंकि शब्द में ही अर्थ छुपा होता है और किसी भी साहित्य की जान शब्द और अर्थ ही तो है। अगर शब्द ही ना हो तो शब्द और अर्थ की कोई हम कल्पना भी नहीं कर सकते। स्पष्ट है कि इन्होंने कहा कविता शब्द के परे कुछ भी नहीं है, शब्द सहित ही कविता है। शायद इन्होंने भावों को ज्यादा फॉलो कर लिया। शब्दार्थो सहितम काव्यम, शब्दार्थ सहित जो कुछ भी हो उसे हम काव्य कहते हैं। यह बात अज्ञे ने भी बड़े जबरदस्त ढंग से समझाने की कोशिश की। अब इस बात को स्पष्ट करने की बात हम समझेंगे, जानने की बात हम करेंगे, थोड़ा और भी जानने की बात करेंगे। अज्ञे तो हो गया, एक व्यक्ति और आते हैं जिन्हें हम कहते हैं जय शंकर प्रसाद। ये छायावादी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, इन्होंने भी कुछ कहा। इन्होंने कहा कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक, आत्मा की संकल्पनात्मक यानी साथ में कल्पना, हाँ, साथ में कल्पना का योग हो, आत्मा के सत्य पर आधारित और कल्पना के सहारे जो हम अनुभूति या महसूस करते हैं उसी को साहित्य कहते हैं। यह बात किसने कह दिया? बिल्कुल सही समझ रहे हैं, यह बात जयशंकर प्रसाद ने कह दिया। इन्हीं के समकक्षी एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था सुमित्रा नंदन पंत। अगर हम सुमित्रा नंदन पंत की बात न करें तो आप स्पष्ट जान लें कि बड़ा मामला होगा। सुमित्रा नंदन पंत ने क्या कहा, जरा वो समझने की कोशिश करें। इन्होंने कहा कि साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की
गंभीर व्याख्या है। साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। यानी आप ये समझिए कि साहित्य का कोई और काम नहीं है, बल्कि मानव जीवन से संबंधित जुड़ी हुई समस्त घटनाएं, समस्त आश्चर्य, समस्त अद्भुतीकरण या जो कुछ भी मनुष्य से जीवन से संबंधित हो, उसी की व्याख्या को, उसी के प्रस्तुतिकरण को, उसी के सौंदर्य को, उसी के प्रस्फुटन को, उसी के आप कह लीजिए कि प्रत्यक्षीकरण को हम साहित्य कहते हैं। ऐसी बात किसने कह दिया? जी हाँ, ऐसी बात सुमित्रानंदन पंत ने कह दिया। एक बात और कहा सुमित्रानंदन पंत ने, कहा कि कविता हमारे परिपूर्ण, ऐसा भी नहीं है कि क्षण भर का, केवल परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। किसने कहा? जी हां, यह बात भी सुमित्रानंदन पंत ने कह दिया कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। ऐसा नहीं है कि केवल पल भर की कहानी है, परिपूर्ण, पल पल की, बहुपल की, हर पल की, पल पल की, बहुपल की, हर पल की, पल पल की जो कहानी है ना, वही को, उसी को प्रकट करती है कविता। ऐसा बात किसी ने कहा, किसने कहा? तो सुमित्रानंदन पंत ने कहा। यहां तक अगर आप स्पष्ट हो लिए तो और अच्छी बात। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि और किसने क्या कहा। एक व्यक्ति हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका भी जानना जरूरी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी साहित्य के संदर्भ में कुछ कहा, और क्या कहा यह समझने की आवश्यकता है। इस व्यक्ति ने साहित्य के संदर्भों में अपनी कौन सी बात कह दी? इन्होंने कहा कि साहित्य मनुष्य के अंतर, यानी अंदर की बात है, अंतर का उच्छलित आनंद है, जो उसके अंदर अंतर नहीं, वैसे अंतर ज्यादा आप समझ पाते, लेकिन कोई बात नहीं, जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सकता है, साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है, उच्छलित आनंद के अतिरिक्त उद्भूत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है, सच्चा साहित्य है। यह कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, यह समझने की कोशिश करें। कहा कि जो साहित्य है वो मनुष्य के अंतर, यानी हृदय में उच्छलित, यानी निकला हुआ, पैदा हुआ आनंद है। ऐसा नहीं कि दुख है, पीड़ा है। सुमित्रानंदन पंत ने कहा कि पहला वियोगी होगा, पहला कवि आह से निकला होगा ज्ञान। और हर कवि और हर व्यक्ति यह बताते हुए निकलता है कि भैया गान और कविता बिना दर्द के नहीं निकलती, नहीं, आनंद से भी निकलती है, ऐश्वर्य से भी निकलती है, शांति में भी निकलती है, परिपूर्णता में भी निकलती है, उद्वेग में भी निकलती है, और करुणा में भी निकलती है, दुख में भी निकलती है।
इसलिए उन्होंने एक पक्ष बताया। तो दूसरे पक्ष की बात यहां हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि उच्छलित आनंद है, यानी छलका हुआ आनंद, हृदय में जो आनंद छलक रहा होता है उसी का पृष्ठभूमि है उसको सामने लाकर साहित्य के रूप में प्रस्तुत कर देना ही साहित्य का काम है, उसे सामने ला देना। जो उसके अंतर में अट नहीं सकता, यानी जो कल्पनाएं, जो भावनाएं आपके हृदय में आनंद भर रही हैं, उसको आप हटाएं, इसको दबा कर नहीं रख सकते। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। जब आनंद का अतिरिक्ता आ जाती है, आनंद नहीं अट सकता, जब हृदय में इसकी अतिरिक्ता जब हो जाती है तो कभी लिखना शुरू कर देता है। उच्छलित आनंद के अतिरिक्त उद्भूत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। जो कुछ भी उससे निकलता है तब वो साहित्य बन जाता है। ऐसी बात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। यहां तक का सफर हमने तय किया, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा क्या कहते हैं जरा वो समझिएगा। साहित्य जब मैं पढ़ाने लगूं तो डूब जाया करें, क्योंकि तब मैं समय का ध्यान नहीं देता और मैं तब यह भी नहीं ध्यान देता कि आप क्या समझ रहे हैं। क्योंकि मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आप मन से हैं तो आपको समझना ही समझना है। ये रामविलास शर्मा कह रहे हैं कि साहित्य जनता की वाणी है, निसंदेह, कोई बात ही नहीं है इस बात में, कोई शक नहीं। साहित्य जनता की वाणी है, उसके जातीय शब्द का उल्लेख सबसे पहले किसने किया था, तो आप बताएंगे रामविलास शर्मा ने किया था। उसके जातीय चरित्र, जी हां, जातीय चरित्र का दर्पण है। वाह, बहुत ही जबरदस्त। क्या है? दर्पण है। प्रगति पथ में बढ़ने के लिए, प्रगति पथ में बढ़ने के लिए उसका मनोबल है। वाह, अद्भुत, अद्वितीय मनोबल है। उसके सौंदर्य, वाह रे रामविलास शर्मा वाह, उसके सौंदर्य, समझिएगा, उसके सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला, वाह, पूरी करने वाला साधन है, साधन है। इस परिभाषा में सब कुछ भरा हुआ है, इस परिभाषा में सब कुछ है। साहित्य जनता की वाणी है, बिल्कुल स्पष्ट करते हैं। साहित्य जो है किसी व्यक्ति विशेष, किसी साहित्यकार की वाणी नहीं है, जनता की वाणी है, ठीक बात है। उसके जातीय चरित्र का दर्पण। अब जातीयता क्या है? जातीयता क्या है? जब किसी भावना, जब कोई भावना, जब कोई चरित्र, जब कोई आंधी, जब कोई घटना, जब कोई धर्म, जब कोई अर्थ, जब कोई काम, जब कोई मोक्ष, जब कोई सिद्धांत, जब कोई सौंदर्य, जब कोई निर्णय अपने वर्तमान में ही आपको जो है वो प्रभावित न करे, बल्कि आने वाले समय में वही घटना, वही बात, वही तथ्य, वही भाव, वही कल्पना, वही विचार, वही सौंदर्य, वही सब कुछ आज ही नहीं कल को भी प्रभावित करे और अतीत को भी जो है, अतीत को भी थोड़ा सा दर्शन देता रहे, तो उस बात को जातीयता कहते हैं। जैसे राम काव्य लिखने वाले तुलसीदास को जातीय कब क्यों कहा गया? क्योंकि राम काव्य के लिखने वाले पहले लोग, राम काव्य लिखने वाले बाद के लोग, सभी ने तुलसी को ही पकड़ा है, सभी ने तुलसी का ही अनुसरण किया है। पहले के लोगों ने जो कुछ भी लिखा तुलसी ने ना उनका लिया, बाद के लोगों ने जो कुछ लिखा तुलसी ने ना उनका लिया, बल्कि तुलसी ने राम का एक नया स्वरूप दिया, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। इसलिए राम काव्य का या हिंदी काव्य का जातीय कवि किसी को कह सकते हैं तो हम तुलसीदास को कह सकते हैं। इसी प्रकार कृष्ण काव्य को विविध आयामों से उठाकर
श्रृंगारिकता और भक्ति के ऐसे मुहाने पर खड़ा करने वाला विद्यापति निसंदेह संस्कृत साहित्य में कृष्ण काव्य को ढूंढोगे तो उससे हटकर लिखा। और कृष्ण काव्य में जितने भी कृष्ण भक्ति करने वाले साहित्यकार व कवि को पाओगे वो विद्यापति को ही अनुसरित कर रहे होते हैं, अनुसरण कर रहे होते हैं। इसलिए विद्यापति को बच्चन सिंह ने हिंदी का जातीय कह दिया। ऐसे ही जब कोई कवि या साहित्यकार या साहित्य या उसकी कविता वर्तमान के साथ साथ अतीत को और अतीत के साथ साथ भविष्य को भी इंगित कर रहा हो, ऐसी कालजयी रचना को जातीय रचना, ऐसे कालजयी रचना लिखने वाले साहित्यकार को जातीय कवि कहा जाता है। वो कह दिए उसके जातीय चरित्र का दर्पण है, प्रगति पथ में बढ़ने के लिए उसका मनोबल है, उसके सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला एक साधन है, संपूर्णता का बोध करा सकता है, उसको साहित्य कहते हैं। पूरी तरह से गदगद कर दे उसे साहित्य कहते हैं। अगर तुम्हें करुणा में डुबोए तो ऐसा डुबोए कि आंखों में आंसू आ जाए, अगर आनंद में भर दे तो यूं भरे कि होठों पर फिसलन आ जाए और आंखों में चमक आ जाए। और यद्यपि वो भर दे तुम्हें इस भाव से कि तुम्हें क्रोध हो और वीरता के उत्साह के उच्च सोपान पर तुम खड़े हो जाओ, ऐसी ताकत यद्यपि किसी में है तो उसे साहित्य कहते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है कहीं पर। यह बात बड़ा ठीक से कह दिया रामविलास शर्मा ने। रामविलास शर्मा की इस बात को जानने के बाद थोड़ा सा हम और भी आगे बढ़ेंगे। देखते एक और व्यक्ति जिसका नाम है नंद दुलारे वाजपेयी। जी हां, नंद दुलारे वाजपेयी का कथन भी हमें जान लेना आवश्यक है। इन्होंने साहित्य के विषय में क्या कहा, आपको मजा देखने दिखेगा, आपको आनंद इस बात का आना चाहिए कि मैं जब से भी पढ़ा रहा हूं, आप जब से भी देख रहे हैं, जब से भी मैं पढ़ा रहा हूं, केवल दो चीज अभी तक बताया हूं, हिंदी क्या है और साहित्य क्या है। अभी इतिहास पर नहीं चला हूं मैं, हम अभी इतिहास पर नहीं पहुंचे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 3 शब्द लेकर के चला हूं, अभी सिर्फ बताया हूं हिंदी और पहुंचा हूं साहित्य पर। अभी तो मैं बताऊंगा इतिहास क्या है, बस बैठे रहो। सच कह रहा हूं, आए प्रश्न और आपके बगल से निकल जाए, मैं देखता हूं कि उसकी औकात कितनी है, देखता हूं कि आपकी समझ कितनी जबरदस्त क्यों नहीं हो जाती और आपसे कहां चूक होती थी, अब देखते हैं चूक कहां होती है। साहित्य को झौवा भर लिखा देने से काम नहीं चलेगा। साहित्य को बेमतलब का भंडार भर देने के बाद यह कह दिया जाए मैं गूढ़ रहस्य और बहुत ज्यादा डीप पढ़ा रहा हूं, यह गलत बात है। पढ़ाना ही हो तो उस चीज को पढ़ाओ जो वास्तव में विद्यार्थी के जीवन में काम आए। उस चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आपको दे रहे हैं कि नंद दुलारे वाजपेयी जी ने क्या कहा। इन्होंने कहा कि साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से है जो किसी युग के भावात्मक जीवन का प्रतिमान होती है, जो समाज और सामाजिक जीवन को भली या बुरी दिशा में ले जाने की प्रबल सामर्थ्य
रखती है। ये बात कहा किसने कहा? नंद दुलारी वाजपेयी ने। नंद दुलारी वाजपेयी ने कहा कि साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से है। विशिष्ट का मतलब क्या हुआ? जो सामान्य ना हो, सामान्य से ऊपर हो। तुम कहती हो दिल मुस्का जाता है मेरा, तुम हंसती हो आंख चमक उठती है मेरी, तुम झुकती हो तो तेरे बालों से घन झुकता है प्रिय। ये शब्द जहां स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि हम अभिधा में बड़ी ऊंची बात कह रहे हैं, मजा बहुत नहीं है इसमें। लेकिन अगर इसी बात को थोड़ा सा दूसरे ढंग से कह दिया जाए कि चमक भी दमक भी तेरे से है, तू मुस्का तो जहां खिल जाए, जहां खिल जाए तो तुम मिल जाए, तुम मिल जाए तो रब मिल जाए, रब मिल जाए तो सब मिल जाए, ए सजनी तू आ मिल जाए, आ मिल जाए, ए सजनी तू आ हम मिल जाए। ये बात थोड़ी सी अद्भुत लग सकती है क्योंकि इसमें लौकिकता से अलौकिकता तक का सफर है। तो सामान्य बात ना हो, विशिष्ट बात हो रही है। केवल अपने ही मिलन की सोच ना हो, बल्कि मिलन की वह बात भी हो रही है जिसमें परमात्मा की भी पाने की अभिव्यक्ति हो। तो विशिष्ट कह रहा है और प्रतिनिधि रचनाओं से है जो किसी युग के भावात्मक जीवन का प्रतिमान होती हैं। जी हां, और तो और जो समाज और सामाजिक जीवन को भली या बुरी दिशा में ले जाने की प्रबल सामर्थ्य रखती हैं। यह बात भी हमें स्पष्ट रूप से समझ लेने की आवश्यकता है। आप समझे इस बात को। अगर नंद दुलारी वाजपेयी इस कथन को आपने समझ लिया और जान लिया तो थोड़ा सा मैं अब आगे भी चलने की कोशिश करूंगा। ऊबना नहीं है, और आपको ऊबन अगर आई तो आप मानिए कि पढ़ाने में कुछ समस्या है। यहीं पर मैं कथन को समाप्त करता हूं। विद्वानों के कथनों को यदि हम यही समाप्त करें, अगला जो टॉपिक था साहित्य तक हम निपट गए, अगला जो टॉपिक था उसे इतिहास कहते हैं। अब आप कहेंगे कि हिंदी साहित्य के प्राचीन से लेकर अब तक के, हिंदी साहित्य के प्राचीन से लेकर के अब तक के तथ्यों के स्वरूप को हम इतिहास से समझ सकते हैं। अब लो समझ सकते हैं, हमें तो समझ में आया भाई हिंदी क्या है, साहित्य क्या है। अब कह रहे हैं कि प्राचीन से अब तक के समस्त तथ्यों को हम इतिहास से समझ सकते हैं। तो एक सवाल और खड़ा हुआ, क्या इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास किसे कहते हैं? बात समझिएगा, इतिहास किसे कहते हैं? ये सवाल आ गया फिर से कि इतिहास किसे कह रहे हो भाई। तो कुछ लोग कहेंगे कि गुरुजी इतिहास वह है जो पुरानी तिथियों को याद करा दे। कुछ कहेंगे अरे नहीं गुरुजी इतिहास वह है जो गड़े मुर्दे को खुदवा दे। कुछ कहेंगे अरे नहीं गुरुजी इतिहास वह है जो पुरानी घटनाएं घटी हो उनको लिखे जाने को इतिहास कहते हैं। कुछ लोग कहेंगे अरे नहीं सर इतिहास इति धनहास है, जो पीछे कुछ घट चुका है और उसी को लिख दिया गया वो इतिहास है। यानी मेरे दादाजी 2004 में मर गए थे, 2004 में एक्सपायर हो गए थे, 2004 में स्वर्गलोक चले गए थे, 2004 में गोलोक चले, जो भी कह लो, अगर वो चले गए थे क्या वो इतिहास है?
2004 में जो सुनामी आई थी वो इतिहास है? नहीं ना। तो है क्या इतिहास? जी हां, यही समझना है कि इतिहास किसे कहते हैं। अतीत काल में घटित, जरा इसको समझने की कोशिश करें। अतीत काल में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध तथ्य जिस पुस्तक में लिखा जाता है उसे इतिहास कहते हैं। यानी उस पुस्तक का नाम इतिहास होता है। बात को समझेंगे। इतिहास किसे कहते हैं? अतीत काल में जो घटित घटनाएं हैं, उन घटनाओं का जो क्रमबद्ध तथ्य है। जब कहीं क्रमबद्ध तथ्य या तथ्य जो है क्रमबद्ध तरीके से लिखे जाए और वो पुस्तक में लिखे जाए, और वो जो पुस्तक है उसी को हम इतिहास कहते हैं। हमें समझना होगा अतीत काल में यानी हमारे पहले। अच्छा, इतिहास से लाभ क्या है? इतिहास से लाभ यह है कि अतीत काल में यानी अपने प्राचीन में हमने जो गलतियां की, जिसकी वजह से हम कभी गुलाम हुए, जिसकी वजह से कभी हमें हानि उठानी पड़ी, जिसकी वजह से हमें कभी जो है मूर्खता अपनी साबित हुई, उन सभी चीजों को हम पहले चीजों को पढ़ लेंगे और उन पढ़ी हुई चीजों से आगे वो गलतियां फिर से न दोहराई जा सकें। इतिहास का ये लाभ है। इतिहास पढ़ने का ये लाभ है। अर्थात साहित्य का इतिहास क्या होगा? जी हां, पहले कवि से लेकर के अब तक कवियों में क्या अंतर था? क्या पहला कवि जो सत्यम शिवम सुंदरम की खोज कर रहा था, आज के कवि भी वही सत्यम शिवम सुंदरम की खोज कर रहा है? क्या सराहपा अपनी प्रेमिका के लिए जो ब्राह्मण धर्म छोड़ दिया और सिद्ध साहित्य को जन्म दिया, क्या अपनी प्रेमिका को प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो आक्रोशी भाषा का प्रयोग किया, क्या वह भाषा का प्रयोग आज का कवि कर रहा है? इन सभी चीजों को हम देखने की कोशिश करेंगे और ये जो कुछ भी दिखाता है और ये जो कुछ भी हम इससे देख पाते हैं उसी को हम इतिहास कहते हैं। इतिहास की शर्त यह क्या है, जरा वो देखें। इतिहास की शर्त यह है, इतिहास की शर्त यह है कि इसमें साक्ष्य की प्रामाणिकता क्रमबद्धता साथ ही साथ काल विभाजन एवं नामकरण का आधार, नामकरण का आधार अस्पष्ट व तथ्यात्मक होना चाहिए। तब हम किसी कृति को इतिहास कह सकते हैं। तब हम किसी कृति को क्या कह सकते हैं? इतिहास कह सकते हैं, जब इसमें इतने गुण हो कि उसके साक्ष्य जो वो प्रमाणित हो, उसके साक्ष्य प्रमाणित ही ना हो बल्कि क्रमबद्ध हो, ही नहीं कि आगे पीछे हो, साथ ही साथ वो कालों में बटे हों जिससे कि पढ़ने में समझने में सुगमता हो, और तो और नामकरण भी उसी ढंग का हो कि आप उससे नामकरण जिससे किए हो उसका संबंध दूसरे से परिलक्षित भी हो रहा हो। अगर ऐसा है तो उस अस्पष्ट और तथ्यात्मक जो होना चाहिए, फिर ऐसा अगर है तो हम उसे इतिहास कह सकते हैं। अब हम पढ़ सकते हैं। अब आपकी हेडिंग हो सकती है हिंदी साहित्य। अब आपकी हेडिंग क्या होगी? हिंदी साहित्य के इतिहास का उद्भव है। ये आपकी हेडिंग होगी। अब इतिहास का उद्भव है, यहां से शुरू होगा अब हिंदी साहित्य का इतिहास, जहां हम देखेंगे कि हिंदी का जन्म कैसे हुआ है और हिंदी साहित्य कैसे लिखा गया है,
84 वैष्णव की जो वार्ता है, और 200 वैष्णवन की वार्ता है, भक्तमाल है, और कविमाला है, या कालिदास हजारा है, इन सभी का क्या महत्व रहा, 19वीं शताब्दी के पहले कैसे इतिहास नहीं लिखा गया या बाद में क्यों लिखा गया, इन सारे पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। मिलेंगे आपको, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज की क्लास से आपको ज्ञान का बहुत कुछ सोपान प्राप्त हुआ होगा। अगर आपने अभी भी अतुल्य अकादमी ज्वाइन नहीं किया है तो अवश्य ज्वाइन कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय हिंदी।